नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। बीजेपी के सियासी एजेंडे में पूर्वोत्तर का विशेष स्थान है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता में रखा और लगातार यहां का दौरा कर जता दिया कि पूर्वोत्तर बीजेपी के लिए बेहद अहम है। अब 2024 के चुनाव में पीएम मोदी पूर्वोत्तर से विपक्ष के सफाई का ऐलान कर रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने असम के नलबाड़ी और त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली कर कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए इन क्षेत्रों को अपने पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस ने अलगाववाद को हवा दी और मोदी ने शांति और सुरक्षा के प्रयास किए। जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी दी है। फिर एक बार शारी जून आको ये बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा में चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए इन क्षेत्रों को अपने पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने नॉर्थ ईस्ट को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट खुद मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस उत्तर पूर्व को कांग्रेस ने केवल समस्याएं दी, उसे भाजपा ने संभावनाओं के स्रोत में बदल दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को हवा दी और मोदी ने शांति और सुरक्षा के प्रयास किए। जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी ने 10 साल में कर दिखाया। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। नलबाड़ी के बाद मोदी का काफिला त्रिपुरा के अगरतला पहुंचा। जगह बदली लेकिन पीएम मोदी का अंदाज नहीं बदला। अगरतला की रैली में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन, उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ और यहां त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को
तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। दरअसल बीजेपी की नजर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की 25 सीटों पर है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, त्रिपुरा ईस्ट और त्रिपुरा वेस्ट। त्रिपुरा वेस्ट के लिए 19 अप्रैल और त्रिपुरा ईस्ट में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं असम की 14 सीटों के लिए शुरुआती 3 फेज में चुनाव होंगे। यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पूर्वोत्तर की 25 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों से अकेले 14 सीटें हासिल की थीं। 2024 के चुनाव में एनडीए ने पूर्वोत्तर की 22 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। अब देखना है कि मोदी के धुआंधार रैली से पूर्वोत्तर में बीजेपी को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए असम के नलबाड़ी में पहुंचे। एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को चुनावी नतीजे क्या होने वाले हैं ये साफ दिखाई देने लगा है। 4 जून को एनडीए 400 पार सीटों के साथ जीत हासिल करेगा। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं जनता इस बार बड़ी धूमधाम के साथ इनको विदा करेगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम पक्ष विपक्ष में चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भरत जी। भरत जी, 2014 में उम्मीद लाया, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आया हूं। मोदी बड़े आश्वस्त हैं, हर मंच से यही कह रहे हैं 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आपकी टिप्पणी। देखिए ऋतु जी, जिस तरह से 2014 में बड़ी धूमधाम से आए थे और 2024 में इंडिया बड़ी धूमधाम से मोदी जी की विदाई करने वाला है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। कल ही जो है सर, इंडिया विदाई करने वाला है या इंडी गठबंधन विदाई करने वाला है? इंडी गठबंधन, जिसको आप लोग इंडिया नहीं, आपने तो कहा कि इंडिया विदाई देने वाला है। क्या जी? जी, आप अपनी बात आगे रखिए जी। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग इतना परेशान मत होइए। इंडिया गठबंधन इस बार जो है बड़ी धूमधाम से 2024 के चुनाव के बाद इनको विदाई दे देगा। मोदी जी जिस तरह से 2014 में आए थे, बड़े धूमधाम से आए थे, तो धूमधाम से इनकी विदाई भी तय है। अब इसका ताजा उदाहरण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनकी एक जो है महाराष्ट्र में सांसद की टिकट पे चुनाव लड़ रही है नवनीत राणा। शायद उनके बयान को आपने सुना होगा। वो कह रही है कि कोई मोदी का हवा चल ही नहीं रहा है, मोदी जी की हवा जो है वो गायब हो चुकी है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इनका सांसद इनके टिकट पे पार्टी भाजपा से लड़ रहा है और वो ये कहे कि नहीं मोदी जी की मैजिक खत्म हो गई है, तो आप समझिए कि इनकी विदाई तय हो चुकी है। तो ये किसी गलत फहमी में जी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी देखिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए निकले हैं, बड़े पुरजोर तरीके से जो है प्रचार भी कर रहे हैं। करना भी चाहिए भाई, पार्टी की बात है, लेकिन वो भी भूल जाते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री भी था। तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को एक पार्टी का ही अगर प्रचार करना है तो पार्टी का बन जाए, देश का प्रधानमंत्री न बने, ये तो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन बड़ी धूमधाम से 2024 में विदाई होगा। और उसका उदाहरण भी बताया नवनीत राणा जी ने, जिस तरह से बयान दिया है कि भैया जो है नरेंद्र मोदी जी की मैजिक खत्म हो गई है, अब उसके जो है लेकिन सर्वे जो आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें तो एक बार फिर एनडीए सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 400 पार तो नहीं जा रहे हैं, 400 से तो कम ही है, लेकिन सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी भी पोल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा और कोई
टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता ने जो ओपिनियन पोल जो दिया है, जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, यानी कि वो जो है अब तड़ी पार हो रही है और 150 भी पार नहीं कर रही है भाजपा। ये किसी गफलत में जी रहे हैं और कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होते हैं वो इनको दिखाई दे रहे हैं। देश की जनता इनको 150 पर पार नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है, 150 से पार ये तो नहीं हो रहे हैं, तो बाकी सीटों पर आप जीत रहे हैं, इसका मतलब? हम 300 के ऊपर, हम आंकड़ेबाजी में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ हम 300 के ऊपर सीट ला रहे हैं। हमारी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 300 के पार हम जा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से हम सरकार बना रहे हैं और इनकी विदाई लगभग तय है और इनकी विदाई अब धूमधाम से कर देंगे। अच्छा, नारा देने में क्या जाता है? वो कह रहे हैं 400 पार, तो कम से कम नारा तो आप बढ़ाकर इनसे दे देते। आप अभी भी पीछे ही रहना चाहते हैं नारों में भी। आप कह रहे हैं कि हम तो 300 पार जाएंगे। इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी राकेश पोद्दार जी आपसे। और इसके साथ ही हम झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो 400 नहीं, अगर आप कुछ दिन के बाद और देखेंगी तो शायद वो कहेंगे कि 543 भी पार हो जाएंगे, ऐसा आगे भी बढ़ जा सकते हैं। सर इतनी इससे आगे तो सीटें ही नहीं है। आप मतलब तो बढ़ सकते हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, वो 543 के ऊपर ही बोल सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, आप सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितना भी प्रचार कर लीजिए, कितना भी प्रसार कर लीजिए, लेकिन इस बार जनता आपको 150 के पार पहुंचने नहीं देगी। सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से बात करने की कोशिश यहां पर करेंगे राकेश पोद्दार जी से और उनसे जवाब लेंगे। लेकिन सर ये बताइए भरत सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? वो राज्य सर जो हार और जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है, जहां आपका और इसके साथ ही आपके सहयोगी सपा का गठबंधन है। आप दोनों उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं साथ मिलकर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक भी रैली पहले चरण की सीटों पर नहीं हुई है। राहुल और अखिलेश ने गाजियाबाद में चुनावी रैली के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मान लिया कि उनकी आवाज जनता तक पहुंच गई है। तो कैसे आप इन लोगों को विदा करेंगे? देखिए, धरातल पे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार जो है भाजपा को तड़ी पार करना है। जिस तरह से समुदाय विशेष देखिएगा कि ठाकुर समुदाय, राजपूत समुदाय जिस तरह से आग बबूला हो चुका है, जिस तरह से आप देखिए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह आग लगी हुई है। और किस लिए लगी है? क्योंकि ये कुछ भी किसी के विषय में बयान देते हैं, कुछ भी इनके नेता कहते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि भाजपा को जो हरा रहा है वो पूरी तरह से देश की जनता उब चुकी है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, महिलाओं की का विषय हो, अत्याचार हो, जिस तरह से मणिपुर के हालात है पिछले 1 साल से, मणिपुर में क्या चलिए ठीक है, मुझे पता था कि सर आप इस विषय पर आएंगे, इसको लेकर भी मैं सवाल करूंगी, क्योंकि ठीक है सर, मैं आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मुझे पता है कि आप बात करेंगे इस पर आऊंगी, लेकिन जो बातें इससे पहले आपने कही हैं मैं उस पर जरा जवाब ले लेती हूँ राकेश पोद्दार जी से। राकेश पोद्दार जी, तमाम बातें इस दौरान भरत सिंह जी ने कही हैं वो आपने सुनी ही होंगी, और ये भी अब लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 में स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री का, अब उतने ही अच्छे से विदाई करने का जनता ने मूड बना लिया है। देखिए निशु जी, आपका सवाल आज उठाए और कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना नहीं पता है कि 2014 में ये 400 सीटों पे लड़े, मात्र 10% इनको सीट आया 40। फिर दूसरी बार 440 पे चुनाव लड़े, इनको सीट आया 44। इस बार इनको नहीं पता है कि मेरे नेता, मेरे राहुल गांधी जी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मात्र 270 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी संख्या 10% के हिसाब से 27 सीट इनको आएगा। और आपके चैनल पर मैं क्या देना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी
जो जहां वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के अंदर वही कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ है, और वायनाड में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी की जो डी राजा की पत्नी एन राजा है, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वहां से, और कहती है कि मुस्लिम लीग से इनका घोषणा पत्र मिल रहा है, और वहां पे कांग्रेस का एक भी झंडा इनके नॉमिनेशन में, राहुल गांधी जी के नॉमिनेशन में नहीं जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मैं 300 पे लड़ रहा हूं, इनको अपना ही सीटों को नहीं पता, मात्र 270 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 27 सीट आएगी। चलिए उसकी बात खत्म करो। दूसरा बात, फिर ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ना भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है कि जो संविधान खतरे में रहेगी, और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी चाहेंगे कि देश का संविधान बदल जाए और संविधान को खतरे में कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से जनता से कहना चाहता हूँ कि पहला चरण का चुनाव है, इनके बहकावे में मत आइए, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और अगर हम लोगों ने 535 पर चुनाव लड़ा था तो 2014 में 525 वादे को, घोषणा पत्र को पूरा किया, और उसके बाद 2019 में निशु जी हम लोगों ने 235 वादे को लेकर आया था, उसको भी हम लोगों ने 95% वादे को पूरा किया। जाते जाते सीएए वाला भी कानून हम लोगों ने लागू कराने का काम किया। ठीक है, ठीक है भरत सिंह जी, वो तो हर मंच से ये बताते हैं कि 10 साल के भीतर बीजेपी ने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं, और लगातार हर मंच से ये भी बताया जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी विजन पर लगातार हम आगे चलते रहेंगे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री आपको घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए असम को अपने पंजे में जकड़ कर रखा था ताकि उनके लिए लूट और भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है। निशु जी, प्रधानमंत्री जी ने, जी मेरा सवाल भरत सिंह जी से। जी अच्छा, देखिए रितु जी, मैं सिलसिलेवार तरह से 2-3 सवाल जो है हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा, उसका जवाब देते हैं। देखिए, इन्होंने कहा 2014 में हम जो है इतने सीटों से जीते। देखिए, उसका कारण ये था कि लोगों को ऐसा लगा, जो मोदी जी और भाजपा ये वादे करके आई थी कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 15 लाख हर खाते में, अकाउंट में आएंगे, वो सब देखते हुए देश की जनता को ऐसा लगा कोई एक जादूगर आया है, मैजिक लेके आया है, और आते ही सब जो है हम लोगों को इतना 15 लाख भी मिल जाएगा, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भी जो है वो 40 रुपए में मिलेगा, डीजल हमको 30 रुपए में मिलेगा। तो इस तरह से जनता को जब ये लगा तो उनको लगा विश्वास करते चलो इस बार हम जो है इनको नरेंद्र मोदी जी को जिता के लाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जीत के आने के बाद में जब जनता को जब डबल टिबल महंगाई से, बेरोजगारी से 2-4 हाथ होना पड़ा, तो फिर ये 2019 में रोने के लिए गए कि हमको 5 साल कम पड़ गया था, 5 साल और दे दीजिए तो हम इसको अच्छी तरह से और निभा देंगे। फिर 5 साल देश की जनता ने सोचा चलो ठीक है, एक बार 5 साल और दे देते हैं। 5 साल देने के बाद में ये पता चला कि जो जनता के खीसे का पैसा है, ये वो पूरा खीसे का जनता के पैसे को उठा के अपने कुछ मित्रों को, जो 22-25 मित्र इनके जो है इस देश में, उनकी झोली में डाल दिए। तो अब जनता ठगी की ठगी महसूस कर रही है अपने आप को, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी की 2024 में विदाई तय है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2024 में सर विदाई तय है, लेकिन आपने भी तो कोई रोड मैप तैयार किया होगा कि अगर जनता आपको चुने तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने अपने कार्यकाल में किए, उनका आपको प्रचार करना चाहिए, उनका आपको बखान करना चाहिए, लेकिन वो तो आप बता ही नहीं पाते हैं मंचों से। ठीक है रितु जी, जरा मुझे मौका दीजिए, अगर बीच में ना रुकेंगी तो उनकी बातों का तो मैं जवाब दूं। अब ये इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। हाँ है, संविधान खतरे में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ रितु जी। जिस तरह से इनकी नवनीत राणा ने कहा कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, वैसे इनके एक और लल्लू सिंह करके इनके जो लड़ रहे हैं भाजपा की सीट से, वो ये कह रहे हैं कि 272 सीट हमको कम पड़ेगी, अगर आप हमको 400 सीट देते हैं तो संविधान बदलने के लिए हमको सहूलियत होगी और हम इसको कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये आपके जो है
साथी जिसको आपने खड़ा किया है चुनाव में, वो कह रहे हैं, निरहुआ जी तो उससे आगे बढ़ के ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि बेरोजगारी 8-8, 10-10 बच्चे अगर पैदा करोगे तो क्या उसका ठेका जो है सरकार लेके रखी है क्या? आप मोदी जी से सीखिए, आप योगी जी से सीखिए, उनसे दोनों से सीखिए, उन्होंने बच्चा ही नहीं पैदा किया। इसलिए सबसे बड़ा बेरोजगारी हटाने का काम तो हमारे जो है योगी और मोदी जी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नौजवानों के साथ किस तरह से मजाक हो रहा है, किसानों के साथ किस तरह से मजाक हो रहा है, संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये तो देश की जनता देख रही है और कहेगी ना। और उसके बाद देखिए कि 10 साल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में आते हैं, वो भी और बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्या कि नहीं बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो सफाई देना था वो दे के भागते हैं कि 63% जो पैसा जो है वो जो इनके खाते में आया। आ रही हूँ आप ही के पास राकेश जी। तो ये अगर इस तरह से देखा जाए तो हाँ, आप हमारे रोड मैप की बात करते हैं तो हमारा जो है रोड मैप एकदम तैयार है। वो उसमें न्याय हमने 5 न्याय दिया है, युवाओं को न्याय दिया है, महिलाओं को न्याय दिया है, किसानों को न्याय दिया है, बेरोजगारों को न्याय दिया है। वो न्याय देने का काम वो हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कि जो साथी हैं वो सब मिलके करेंगे और देखिएगा देश को किस तरह से तरक्की पे ले जाते हैं। क्या देश 2014 के बाद अगर ठीक है सर, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। तो 2014 के बाद ही ठीक है, आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस दौरान। ठीक है, राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में कहा तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो भारतीय जनता पार्टी करिए 6,000 करोड़ रुपया मेरा है, तो 14,000 करोड़ रुपया का सफाई ये लोग क्यों नहीं देते हैं? इनके जो चोरी किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। की बात करो, महंगाई की बात ने ये बताया कि आपने चोरी किया है। 8,000 करोड़ रुपया आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला है, हंटर चला है, तब आप लोग ने बताया ना देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक जो है किसी भी मीडिया के साथ। अच्छा ठीक है, आप लोग ये बताइए, आप एक सेकंड, भरत सिंह जी, आप लोग अब चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं। आप लोग राकेश पोद्दार जी राम के भरोसे हैं, राम के नाम पर मंच पर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार वो कहीं ना कहीं गौण है, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं? जनता को जिन चीजों की जरूरत है उस पर आपको विश्वास दिलाना चाहिए, वो बिल्कुल इस बार के चुनावों में गायब है। रितु जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया है और ये होना चाहिए और यही हम कर रहे हैं। हम जो है हमेशा जो है हर मंच पे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पता चला, नहीं तो दबा के रखे थे। इतने बड़े घोटाले को अगर कोई अंजाम दिया है तो देश के प्रधानमंत्री ने अंजाम दिया है। अच्छा ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए। राकेश जी, मोदी कह रहे हैं कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस और विपक्ष ने समस्याएं दी, अलगाववाद को खाद पानी दिया, उस नॉर्थ ईस्ट को मोदी ने गले लगाया। जो कांग्रेस ने 60 वर्षों में नहीं किया वो मोदी ने 10 साल में किया। पर कांग्रेस जानना चाहती है, और जैसा कि भरत सिंह भी अभी लगातार यहाँ पर कई सवाल आपसे पूछ चुके हैं कि आपने प्रचार के अलावा धरातल पर कौन सा कार्य किया है? भगवा फाइलों में देश का हाल बड़ा खुशनुमा है, लेकिन हकीकत में क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला, महंगाई कम हुई, किसानों की आय दोगुनी हुई, जिन मुद्दों के साथ आप आए थे? निशु जी, इन्होंने कहा रोजगार मिला। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2019 कोरोना काल के बाद नीति आयोग को रिपोर्ट है और आईओल का रिपोर्ट के अनुसार 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम रहा। पहला 2014 में महंगाई दर 11 थी, आज महंगाई दर लगभग 4.8 पॉइंट है। इस पे सवाल पूछे ना तो अच्छा है, इनको अपना ही नहीं पता है, दूसरे का क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा मैंने न्याय, जिस चीज की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल से बार कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, गरीब के लिए काम कर रहा हूँ, किसान के लिए कर रहा हूँ, युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। उस काम को हम लोगों ने धरातल पर उतारा। 30 करोड़
जनता आज लाभार्थी है, भारत सरकार का डाटा है, नीति आयोग का डाटा है, जितने भी डाटा है इनको संग्रह पढ़ ले, लिख ले, भारत सरकार के साइट पर जाए और देख ले। 30 करोड़ लाभार्थी लोग हुए, बाकी रहा 55 करोड़ को हम लोगों ने स्वास्थ्य की चिंता करते 5 लाख रुपया उनको देने का काम किया। किसान के सीधा खाते में 6,000 रुपया जाता है और किसान सम्मान निधि के साथ उनको भी आत्मनिर्भर किया। मछुआरे को 6 लाख रुपया देने का काम किया। स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार 10% हम लोगों ने एमएसपी पे भी काम किया है और गन्ना किसानों को 25 रुपए रेट बढ़ाने का भी काम किया। निशु जी, इनको कुछ नहीं पता, इनका कोई आंकड़ा नहीं, जिसपे एक काम करना चाहते हैं उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास नहीं, के साथ आंकड़ा लेकर तो प्रियंका गांधी भी नजर आ रही थी। पिछले कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। देखिए, हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो स्वामीनाथन का रिपोर्ट था, स्वामीनाथन का जो बनाया हुआ एजेंडा था, 2006 में इनकी सरकार थी, लेकिन हम लोगों ने, इन्होंने तो नहीं किया, हम लोगों ने काम किया और काम करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, अगर आंकड़े से बात, मैंने भी कुछ सवाल किया था सर, जवाब नहीं मिला मुझे उसका। राकेश जी निशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी भी हाथ में आजकल कुछ आंकड़े लेकर घूम रही हैं और वो कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। देखिए, प्रियंका जी के रिपोर्ट पे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग भारत सरकार के रिपोर्ट पे चलेंगे। नहीं, इनके रिपोर्ट पे चलिए, ये जो रिपोर्ट कहेंगे वो सही है, जो भाजपा कहे वो सही। हम लोग नहीं काम करेंगे, वो हमें बताए ना उनका उन्होंने। सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।